हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग नीरव मोदी, विजय माल्या और अनिल अंबानी इन तीनों को ही जानते होंगे और इन तीनों से रिलेटेड फाइनेंस के जो कुछ इश्यूज इनके हुए थे आप वो भी जानते होंगे। विजय माल्या, नीरव मोदी तो देश छोड़ के चले गए हैं और करोड़ों का, लाखों का, बैंकों का लोन उनके नाम पर है। अनिल अंबानी जी को भी बहुत सारे क्राइसिस हुए हैं फाइनेंस से रिलेटेड। बट क्या लगता है आपको कि पर्सनल लेवल पे उनकी कंडीशन क्या बहुत खराब होगी? यानी कि क्या पैसों पैसों को परेशान हो रहे होंगे, पाई-पाई को मोहताज हो रहे होंगे, बेचारे सर्वाइव नहीं कर पा रहे होंगे? वेल ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं, आराम से यूके में बैठे हैं, कंफर्टेबली लाइफ जी रहे हैं। यहाँ अनिल अंबानी जी भी आराम से अपनी कंफर्टेबली लाइफ जी रहे हैं, उनको भी कोई समस्या नहीं है। अब आप सोचिए बिज़नेस क्लास के लोग ये सब कैसे कर पाते हैं कि प्रोफेशनली कितना डिज़ास्टर हो जाए, पर्सनली वो लोग इतना स्टेबल कैसे रह पाते हैं? वो ऐसे रह पाते हैं क्योंकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों को इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं, दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। अगर उनका सपोज़ 10,000 बिज़नेस में जा रहा है, तो 10,000 वो अपने कॉर्पस को बिल्ड करने में भी लगाते हैं। वो दोनों चीज़ों को इक्वली ही मैनेज करते हैं। यानी कि अगर 100 करोड़ का लोन कंपनी पे है, तो वो पूरा मेक श्योर करते हैं कि वो अपने आप को फाइनेंशियली पर्सनली स्टेबल कर लें। तो जब भी बिज़नेस क्लास लोग किसी लॉस में या किसी भी तरीके की सिचुएशन में आते हैं, वो सिर्फ़ प्रोफ़ेशनली होता है। पर्सनल लेवल पे वो करोड़ों-पति, अरबों-पति ही होते हैं तब भी। और सेम अगर हम सर्विस क्लास की बात करें तो किंगफिशर में ही कितने सारे पायलट और केबिन क्रू थे जिन्होंने अपनी जॉब गँवा दी, जो सैलरी के बेसिस पर अपनी लाइफ़ को लीड कर रहे थे। सोचिए एक पायलट बनने के लिए कितना पैसा लगता है और आउट ऑफ सडन वो पायलट जॉबलेस हो गए। बहुत सारे पायलट्स की स्टोरी तो ये भी थी कि उन्होंने एक बहुत लोअर लेवल जॉब भी की क्योंकि वो सिचुएशन उनके जो सिचुएशन थी वो सर्वाइवल पे आ गई थी। यानी कि बिना काम किए वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उनको अपनी वर्थ घटानी पड़ी और छोटी-मोटी जॉब्स भी करनी पड़ी। लेकिन क्या विजय माल्या को फ़र्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। वो तो आज भी अपनी लाइफ़ मौज से काट रहे हैं और जहाँ मन आता है बैठकर पॉडकास्ट भी दे देते हैं। तो ये फ़र्क होता है बिज़नेस क्लास में और सर्विस क्लास में। सर्विस क्लास कमाने में, जॉब में, इन सब पे तो फ़ोकस कर लेते हैं, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते कि हमको अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल भी करना है, फाइनेंशियली अपने आप को बिल्ड और स्ट्रॉन्ग भी करना है। तो जो मेरा कहना आप लोगों से है वो यही है कि देखिए आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, ताकि लाइफ़ के प्रोफ़ेशनल पोर्शन में आपके कोई भी क्राइसिस आए, आपकी पर्सनल लाइफ़ कभी अफ़ेक्टेड ना हो। यानी कि लाइफ़ में आपके ऊपर कभी सर्वाइव करने का चैलेंज ना आए कि अब पैसा नहीं हुआ तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो देखिए पर्सनली आप अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए क्योंकि उसके बिना बहुत मुश्किल है लाइफ़ को आगे चलाना। आप हाल ही की सिचुएशन लीजिए, इंडिया में या ओवरसीज़ वॉर सिचुएशन है, ऑयल को लेकर इतना प्रॉब्लम है, हर कंट्री का पीएम अपने लेवल पर अपने लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने भी हम लोगों से रिक्वेस्ट की, हमें समझाने की कोशिश की कि जहाँ हो सकता है हम अपनी चीज़ों को सेव करें, रिज़र्व करें। हालाँकि देखिए सुनने वाले सुनेंगे, नहीं सुनने वाले तो देखिए प्राइम मिनिस्टर की भी बात नहीं सुनेंगे। बट मेरा कहना यहाँ सिर्फ़ इतना है कि देखिए अपने आप को सेव करना, अपने लिए काम करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले 3 पॉइंट्स बताऊँगी जिन पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये कि अगर आपकी सैलरी सपोज़ कीजिए आपकी सैलरी ₹25,000 है, तो आपको फर्स्ट डे से ये मानकर चलना है कि आपकी सैलरी ₹22,000 है। यानी कि वो ₹3,000 एक्सिस्ट ही नहीं करते। आपको ये दिमाग में मानकर चलना होगा कि मेरी सैलरी 22,000 है। अब वो ₹3,000 का आपको क्या करना है, आप बहुत अच्छे से समझिए। वो ₹3,000 आपको सेव करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, बहुत कॉन्शियसली इन्वेस्ट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट का तरीका आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हालाँकि मैं आने वाली वीडियो में आपको सही इन्वेस्टमेंट क्या है और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं वो भी बताऊँगी। बट फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए एक ट्रेडिशनल तरीके पर ही चलते हैं अभी, आरडी। तो आप एक आरडी ₹3,000 की करा लीजिए और ₹3,000 पर मंथ आप अपने आरडी अकाउंट में सेव करते रहिए। ये वो अमाउंट होना चाहिए जो आपके कभी दिमाग में भी ना आए, आपको कभी याद भी ना आए और आपको कभी ध्यान भी नहीं आना चाहिए कि मेरे पास ये पैसा भी है। बिल्कुल इनविजिबल कर देना है, बिल्कुल उस अमाउंट के बारे में सोचना नहीं है। कंटिन्यू आपको उसको फॉलो करना है। और देखिए सैलरी टाइम पर टाइम बढ़ती भी है ईयरली, तो आज अब आई थिंक सबका ही हो ही जाता होगा इंक्रीमेंट। मेजरली कंपनी में होता है, चाहे 6% होता है, चाहे 5% हो, चाहे 10% हो, बट हो ही जाता है। जो वो इंक्रीमेंट वाला पोर्शन है, उसको भी आपने इनविजिबल ही रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी 25,000 है और आपको रेज़ मिला है और अब आपकी सैलरी मान लीजिए 27,000 हो गई है। तो वो
जो बाकी के 2000 हैं, वो भी आपको ऐसे ही कंसिडर करने हैं कि बड़े ही नहीं हैं। वो भी आपको एज़ इट इज़ इन्वेस्ट ही करना है। आप आरडी में कर दीजिए, आप म्यूचुअल फंड्स में कर दीजिए, आप स्टॉक में कर दीजिए। देखिए, आपको क्लियर कट पहले तो अपने दिमाग को समझाना होगा कि ये सैलरी है मेरी और मुझे इतने में ही खर्चा चलाना है। और आप बिलीव कीजिए, जब आप लिटरली ऐसा सोचते हो ना कि हाँ, मेरे को इतने में खर्चा चलाना है, आप उसको मैनेज करने लायक भी हो जाते हो। ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस भी है कि जब सैलरी बहुत कम थी, तब भी मैं मैनेज कर लेती थी। जब सैलरी बहुत ज़्यादा हुई, तो भी कहीं न खर्चे इक्वली हो जाते थे और मैं बड़ा हैरान थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि सैलरी जब इतनी थी, तो भी उतना ही खर्चा हो रहा था, आज इतनी है, तो भी उतना ही खर्चा हो रहा है। तो मतलब क्या ऐसा क्या हमने लाइफ़स्टाइल में चेंज कर लिया? तो जाने-अनजाने हम लोग चेंज कर लेते हैं। जाने-अनजाने हमें पता ही नहीं चलता कि अपनी सैलरी के साथ हम कब अपने खर्चों को भी बढ़ा लेते हैं। तो वो गलती आप लोग ना करें। आपकी जो सैलरी है, जो भी आप कमाते हैं, जितना भी आपके पास पैसा आता है, पहला पोर्शन हमेशा इन्वेस्टमेंट का निकालना चाहिए। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप इन्वेस्ट करें। जो पुराना एक स्लोगन था कि खर्च कर लें और जो बच जाए उसे इन्वेस्ट कर लें, गाइस इसको उल्टा कीजिए। पहले इन्वेस्ट कर लें, जो बच जाए उसे खर्च करें। जब आपके पास अमाउंट लिमिटेड होगा, जब आपके पास एक लिमिट होगी खर्चा करने की, तो आपके खर्चे भी कंट्रोल हो जाएँगे और आप उस पैसे में अपने लाइफ को सँभालना या मैनेज करना सीख जाओगे। देखिए इनिशियली हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे, आपको मुश्किल लगे, आप बैलेंस ना कर पाओ। बट अगर आप इसको थ्रू आउट करने की कोशिश करते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपका खर्चा इतना ही था। आपको उतने एक्स्ट्रा मनी की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो एग्ज़ैक्टली मैं यही करती थी कि पहले खर्च कर लिया, अच्छा बच गया तो इन्वेस्ट कर दिया। इनिशियली मैंने रियलाइज़ करा कि खर्चा तो मैं जब करने जाती हूँ, तो मुझे तो कई बार पता भी नहीं चलता कि बहुत सारे खर्चे जो रिक्वायर्ड भी नहीं है, वो भी हो जाते हैं। फिर मैंने इस चेन को उल्टा किया, यानी कि मैंने इस पैटर्न को चेंज किया और जब मैंने पैटर्न चेंज किया, मुझे पता चला कि जितना भी थ्रू आउट मैं खर्च कर रही थी, एक्चुअल में मेरा जो लॉजिकल खर्चा था, दैट वाज़ ओनली 20% और मैं जो एक्स्ट्रा 50% खर्च कर रही हूँ, वो इलॉजिकल था सारा। आई मीन उसकी नीड ही नहीं थी, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो अपनी उस सिचुएशन को हालाँकि मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया था, बहुत जल्दी समझ गई थी मैं कि ये थोड़ा-सा पैटर्न गलत है। तो वो जब मैंने सिस्टम को फ़ॉलो करना शुरू किया, तो आप बिलीव करोगे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि खर्चा तो बहुत ही कम है। मतलब इतना हम लोगों का एक्सपेंस होता ही नहीं है, जितना हम लोग बना लेते हैं। और जब आपको पता होता है ना कि एक सर्टेन अमाउंट हमें देना है, मतलब मैं तो एक इन्वेस्टमेंट को भी एक कर्ज़ समझती हूँ कि भई वो कर्ज़ है, मुझे देना है। तो वो अमाउंट अब क्या होता है ना कि हर महीने पहले वो अमाउंट निकालना होता है। और जब वो बच जाता है तो आपको पता है यार मेरे पास इतना ही पैसा है, मेरे को इतने में ही खर्चा चलाना है। तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्टैंडर्डाइज़्ड तरीके से आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हो। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने खर्चों का रिकॉर्ड बनाना ज़रूर शुरू कीजिए। किसी भी एक्सेल में, डायरी में या किसी भी चीज़ में, आप हर महीने आप जो भी पैसा खर्च करते हैं यूपीआई से, कैश से, नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से, सब कुछ लिखना है आपको। यानी कि अगर आप ₹10 भी खर्च करें, तो वो ₹10 भी आपको लिखने हैं। और एंड ऑफ द मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल अब मई चल रहा है, मई के एंड में 31st तक जब आपका खर्चा हो जाए, तब आपको उन खर्चों को चेक करना है कि पूरे मंथ में आपने क्या-क्या खर्चे किए हैं। और फिर उनमें से आपको फ़िल्ट्रेशन करनी है कि कौन-कौन से खर्चे उनमें ऐसे थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो हुए। तो आप जब उन चीज़ों को देखोगे और फ़िल्टर करोगे, तो नेक्स्ट मंथ में आप रियलाइज़ करोगे कि अच्छा वो खर्चा मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था, अब इस मंथ में मुझे वो नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग स्विगी, ज़ोमैटो से बहुत कुछ मँगा लेते हैं। तो कई बार हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि हम कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं इन सब चीज़ों पर। तो जब आपको हर महीने आपकी एक्सेल में दिखेगा ना कि आपने स्विगी पे हर महीने 2000 3000 रुपए वेस्ट किया है, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये वो एक्स्ट्रा कुशन था जो आप सेव कर सकते थे, लेकिन आपने इसे वेस्ट कर दिया। देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ही नहीं हो पता होगी तो समाधान कैसे निकलेगा? तो ये प्रॉब्लम है। मैं लगभग अगर आपको बताऊँ तो पिछले 3 साल से अपनी एक्सेल मेंटेन करती हूँ। अपनी उस एक्सेल में मैं सब कुछ लिखती हूँ, टॉप टू बॉटम। मतलब अगर मैंने कहीं ₹2 भी खर्चे हैं तो मैंने वो भी उसमें लिखे हैं। तो जब मैं वो लिख लेती हूँ और महीने के एंड में जब मैं देखती हूँ, तब मैं फ़िल्टर लगाती हूँ कि ओके मैंने इतना अमाउंट था इस महीने जो मैंने वेस्ट किया, जो मुझे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, इसकी नीड नहीं थी। नेक्स्ट मंथ वो अमाउंट मैं बचा लेती हूँ और जब वो अमाउंट मेरा बच जाता है तो ऑब्वियसली मैं उसको सेव करती हूँ।
तो ये 2 तरीके तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो बिल्कुल 100% आपको फ़ॉलो करने चाहिए। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट होता है इमरजेंसी फंड। यानी कि कल को कोई भी सिचुएशन आ जाए, सपोज़ कीजिए कोरोना जैसी सिचुएशन जो देश में आई थी, कितने लोग थे जिनको रेगुलर सैलरी मिली थी उस वक़्त या रेगुलर काम चल रहे थे, बहुत सारे लोग थे नहीं चल रहे थे। तो उस केस में बचाव उन्हीं लोगों को अच्छे से हो पाया जिनके पास एक सफिशिएंट फंड था अपने उस डिफिकल्ट टाइम को मैनेज करने के लिए। सोचिए जिनके पास वो सिचुएशन नहीं थी, या तो वो किसी से उधार ले रहे थे, या वो भटक रहे थे, या बहुत खराब सिचुएशन में आ गए थे। तो एक इमरजेंसी फंड 6 महीने का बहुत इम्पोर्टेंट होता है होना, वो बहुत ज़रूरी है। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ इन्वेस्ट मत कीजिए अनलेस आपके पास आपका इमरजेंसी फंड ना तैयार हो जाए। इमरजेंसी फंड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आपका जो मंथली एक्सपेंस है, दैट एक्सपेंस इंटू 6, यानी कि अगर आपका खर्चा महीने का 25,000 है, तो 25,000 इंटू 6, वो अमाउंट आपको आपके अकाउंट में एक सेफ ज़ोन पर रखना चाहिए, किसी भी एफडी में जो ब्रेकेबल हो। आप एफडी में रखिए ताकि आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहे, और भगवान ना करे कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए तो आप उसे ब्रेक करके उसे यूटिलाइज़ भी कर सकें। तो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। आपको ये बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है लाइफ। देखिए आप कंफर्टेबल भी रहते हैं। आज अगर किसी की जॉब चली जाए या कोई भी सिचुएशन आ जाए, कम से कम आपको इतना पीस ऑफ माइंड तो रहेगा कि चलिए मेरे पास 6 महीने का बैकअप है, 6 महीने में तो कुछ ना कुछ इंसान वर्कआउट कर ही लेता है। तो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप एफडी के फॉर्म में ज़रूर, मैं एफडी ही सजेस्ट करूँगी क्योंकि वो थोड़ा-सा ईज़ी होता है, और आजकल तो बैंक इतनी जो है फ्लेक्सिबिलिटीज़ देते हैं कि आप ईज़ी टू ब्रेक एफडी कर सकते हैं, उसमें कोई ख़ास नुकसान भी नहीं होता। तो वो आप ज़रूर क्रिएट कीजिए। तो अभी तक मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको आपकी सैलरी का कुछ पोर्शन तो भूलना होगा और उस पोर्शन को सेव करना होगा। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करना कितना ज़रूरी है, और वो आपको बिना स्किप किए, बिना कोई एक्सक्यूज़ लगाए वो आपको करना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इसको अवॉइड ना करें, इसे ज़रूर करें। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि देखिए थोड़ा-सा फ्लैशी लाइफ़स्टाइल को कम कर लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज हो सकती हैं। कई खर्चों को हम चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी ऐप आ गई है, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, 2 मिनट डिलीवरी, क्विक सर्विसेज़, बहुत सब है। आप बिलीव कीजिए इन इन लोगों ने हमें ट्रैप कर लिया है बहुत मुश्किल से। आप फ़ोन खोलेंगे या कुछ भी चलाएँगे, आपको ये पॉप करेंगी ये सारी ऐड, दिमाग से खेलते हैं आपके। ये अट्रैक्ट करती हैं एड्स आपको। तो इम्पेशेंटली क्या होता है ना, जो चीज़ें आपको नहीं भी चाहिए, वो भी आप खरीद लेते हो। आप वजह ढूँढ लेते हो कि अरे नहीं ये तो मुझे यहाँ काम आ जाएगा। आप इसकी साइकोलॉजी समझिए। कोई भी चीज़ अगर आपको ज़रूरत होगी, तो वो आप खुद ही ले आओगे। उसके लिए आपको किसी पॉपअप की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर कोई खर्चा है, आपको कोई नीड है, तो उसको आपको पता होता है कि भई मुझे ये चाहिए, तो आप जाओगे और ले आओगे। लेकिन जो चीज़ स्क्रॉल करते हुए दिख रही है और तब आप उसे खरीद रहे हो, तो आप क्लियरली समझो कि ये आपको आपको इसकी नीड नहीं थी। ये आपने ना बस शौक पूरा करने के लिए लिए। तो इस ट्रैप से भी अब आप लोगों को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये आज की मॉडर्न लाइफ़स्टाइल का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है कि अपने आप को आप कंट्रोल करें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये आपको बार-बार अट्रैक्ट करेंगी चीज़ें, क्योंकि फ़ोन हम सबके हाथ में है, बार-बार हम देखते हैं, बार-बार चीज़ें फ्लैश होती हैं, कपड़े दिखते रहते हैं। मैं अ, एग्ज़ाम्पल दूँ, मुझे मेरे को खुद भी ऐसा होता है, चीज़ें देखती हूँ, कहती हूँ अरे कितना अच्छा लग रहा है, ले लूँ क्या? लेकिन मैं फिर एक रूल फ़ॉलो करती हूँ, वो है 24 आवर रूल। 24 आवर रूल का मतलब होता है 24 घंटे तक वो चीज़ मैंने अपने कार्ट में ऐड कर ली पर खरीदी नहीं। अब वो इम्पेशेंट बाइंग जो होती है ना, वो 24 घंटे में खत्म हो जाती है। यानी कि 24 घंटे में आपको रियलाइज़ होता है कि ओके मुझे ना इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तो वो जो एक इम्पेशेंट परचेज़िंग मैं करने वाली थी, वो मैं अवॉइड कर पाती हूँ, इमीडिएटली ना खरीद के। तो 24 आवर रूल आप फ़ॉलो कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपको ऑनलाइन दिख रही है, पसंद आ रही है, इमीडिएटली ना खरीदें। वेट कीजिए, 24 घंटे में आप खुद समझ जाएँगे कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तो एक सिंपल सी बात है ना कि ज़रूरत है तो क्या है तो कितनी है, उसके बिना चल सकता है कि नहीं चल सकता है? और अगर चल सकता है तो प्लीज़ गाइज़, देखिए इच्छाओं की तो सीमा नहीं है, और जितना मिल जाएगा उतना कम है। लेकिन जो
क्रूशियल सिचुएशन आ जाती है, वो हमारे हाथ में नहीं होती। सिचुएशन जो ऐसी आज देश में, दुनिया पे संकट है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो अपने आप को कंट्रोल करना तो देखो हमारा काम है। कम से कम अपने आप को तो हम कंट्रोल में रख ही सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ज़्यादा समय और आपका नहीं लूँगी। मैं आपको आगे की वीडियो में और डिटेल में समझाऊँगी, इन्वेस्टमेंट के तरीके बताऊँगी, सही तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और 4 मेजर पॉइंट जो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको शेयर करूँगी, जो बहुत लाइफ का क्रूशियल हिस्सा है, जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।